हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आप सभी का दिशा क्लासेस में स्वागत है। होप आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे। आप लोगों के लिए ही वो वीडियोस डाले गए हैं, तो उनको ज़रूर देखें। मैं देख रही हूँ कि व्यूज़ वगैरह कम ही हैं आप लोग, ताकि देख नहीं रहे। नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, जो करना है करिए, लेकिन देखिए, क्योंकि आप यकीन मानिए उसमें से आपके परीक्षा के अंदर ज़रूर सवाल आएंगे। तो जैसे कि हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हुए कर रहे थे, तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने ज्योग्राफी का भी स्टार्ट किया है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। और हर एग्जाम में, चाहे पिछले पेपर आप उठा के देख लीजिए, और स्पेशली जिन लोगों को नेट का पेपर क्लियर करना है, जो स्टूडेंट जो है नेट क्लियर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो चीज़ दी गई चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने पिछले पेपर्स की स्टडी करी हम लोगों ने, उसके थ्रू हमने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले आज भूगोल के अंतर्गत देखेंगे जो घास के मैदान होते हैं, बड़े बड़े घास के जो मैदान हैं, उनको हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये एक कॉमन सवाल है जो अक्सर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, घास के मैदानों से रिलेटेड सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो अभी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हम लोग पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, दो तरह के घास के मैदान हम लोग पढ़ते हैं। और सबसे पहले शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर जलवायु शीतल भी रहती है और जलवायु उष्ण भी रहती है। तो अब अर्जेंटीना में कौन सा है भाई? पेम्पास। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी। ठीक है, अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड। और फिर मध्य एशिया में क्या है? स्टेपी। तो स्टेपी, तो इस तरीके से आपको इनको ध्यान में रखना है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डाउन्स है। तो आप इसके अलग अलग ट्रिक भी है, काफ़ी लोग बताते भी हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अर्जेंटीना का कौन सा है? पंपास। यानी कि अर्जेंटीना में आपको कुछ लोग मिले जिन्होंने आपको थोड़ा पंप दिया कि भाई आपको प्रार्थना करनी चाहिए, तो आप उत्तरी अमेरिका पहुंचे और आपने क्या की? प्रेयर करी। जब आप प्रेयर करके निकले तो आप कहाँ पहुंचे? दक्षिण अमेरिका। वहां पर आपने क्या किया? वेल्डिंग मतलब जोड़ना, और लोगों को क्या किया? उस चीज़ के लिए जोड़ा। मध्य एशिया में आप गए तो आप एक कदम और आगे बढ़े, और फिर वहां से होते हुए आप ऑस्ट्रेलिया में दे रखा है डाउन्स। डाउन्स यानी कि नीचे की तरफ है ना ऑस्ट्रेलिया, तो आप वहां पर और भी ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए चल पड़े। तो हर तरीका अलग अलग तरीका है, जिसको जिस तरीके से याद हो, एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको ज़रूर याद करें। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं वीडियो में बोलती हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुना करें और पूरे वीडियोस देखें। वैसे भी आप लोगों के लिए इजी रहे, इसलिए ज़्यादा बड़े वीडियो डाल ही नहीं रहे अभी। अभी तो बिल्कुल वो जिसको आप कुंजी कह सकते हैं, कि शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए काम आ सकें। अदरवाइज यूट्यूब पे तो आपको पूरा भंडार मिलेगा, खुला पड़ा यूट्यूब, तो दो दो तीन तीन घंटे के वीडियोस भी हैं। बट ज़रूरी क्या है? स्मार्ट स्टडी। तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना ज़रूरी है। अब है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसमें कौन कौन से? पूर्वी अफ्रीका में सवाना। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय तो समझते ही होंगे, ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी हैं कुछ। और वैसे वो अक्षांश जहाँ पर क्या है? गर्मी, यानी कि उष्ण ऋतु, गर्मी की ऋतु जहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मेन प्रमुख ऋतु है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा ये तो पता ही है ना, 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर भी 23.5 डिग्री अक्षांश है, और नीचे की तरफ भी 23.5 डिग्री अक्षांश है। ऊपर वाला जो है उसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा वाला, और नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा वाला। इन दोनों के बीच में जो देश होते हैं वो कौन से देश कहलाते हैं? उष्ण कटिबंधीय देश कहलाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब इन्हें पढ़ा जा रहा है तो यहाँ पर जो घास के मैदान है वो क्या कहलाएंगे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला लानोस, अमेजन बेसिन सेल्वास। है ना, तो आपको ये याद रखने हैं। ये अभी रिसेंटली काफ़ी बार पूछे गए हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। फिर देखिए क्या है, कुछ मापक पूछे जाते हैं। वातावरणीय घटक है, अलग अलग क्रियाएं होती है, वातावरण में बदलाव आता रहता है, चीज़ें चेंज होती रहती है, तो उसी के तहत आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला देखो क्या चीज़ लिख रखी है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता सूत्र पढ़ा होगा ज्योग्राफी वालों ने, तो कि भाई निरपेक्ष आर्द्रता बटा आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100 करके सापेक्षिक आर्द्रता को निकाला जाता है। अब काफ़ी बच्चे जो भूगोल नहीं जानते, उनका सवाल है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। तो क्या होता है, किसी एक निश्चित तापक्रम पर, ठीक है, एक निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली जो हवा होती है उसकी आर्द्रता सामर्थ्य,
यानी कि एक जो नमी धारण करने वाली क्षमता है, मैंने आप लोगों को सूत्र बताया, उसमें क्या बोला, निरपेक्ष आर्द्रता बटा आर्द्रता सामर्थ्य। निरपेक्ष का मतलब तो क्या हो गया, जो वास्तविक मात्रता है उस हवा के अंदर जो नमी धारण करने की रियल क्षमता है, और जो आर्द्रता सामर्थ्य कितना हुआ कि भाई जो उसकी क्षमता है वो उसकी तुलना में कितनी है, वास्तविक कितनी है और वो कितना धारण कर सकती है, ये चीज़ जो है सापेक्षिक आर्द्रता कहलाती है आपको। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई इसको नापा किससे जाता है, साइक्रोमीटर से नापा जाता है। वायु के वेग को, स्पीड को किससे नापते हैं हम, एनीमोमीटर से नापते हैं। वायुमंडल दाब, प्रेशर, एनीराइड बैरोमीटर। सामान्य सवाल है तो सबसे पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं भूगोल वालों से ही पूछा जाएगा, ये सबसे पूछा जा सकता है। फिर मध्य समुद्र तल से ऊंचाई, अल्टीमीटर से। वर्षा, रेन गेज से। बादलों की दिशा एवं गति, नेफ्रोमीटर से। ठीक है, तो अब मेरा एक सवाल है, आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं इसका आंसर। आप मुझे ये बताइए, एक्टिनोमीटर किसके लिए काम में लिया जाता है, एक्टिनोमीटर, ACTINOMETER, एक्टिनोमीटर। आप लोग कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा किसके लिए काम आता है, अगले वीडियो में तो मैं आपको बता ही दूंगी। फिर देखिए अगला से क्या है हमारा, जनजाति एवं उसके क्षेत्र। अब जनजाति, हर क्षेत्र के अंतर्गत एक जनजाति रहती है, तो विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसके क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है। तो हैं तो बहुत सारी, ऐसे पढ़ने जाओगे तो कम से कम 40-45 जनजातियां आपको मिलेगी, लेकिन मेन बात क्या है कि सवाल किन से पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होने वाले कौन से सवाल हैं। तो पहला देखो, बुशमैन, कालाहारी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत रहते हैं, यानी होगा 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 14 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में ये निवास करते हैं। ठीक है, तो कौन से हैं ये, बुशमैन। फिर सेकंड देखो क्या है, बोरो। बोरो कहाँ दे रखा है, दक्षिण अमेरिका का जो अमेजोन है वहां पर दे रखा है, अमेजन के वहां पर। तीसरा है पिग्मी। पिग्मी, पिग्मी के बारे में पूछा गया है। तो अब ये इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। अब जैसे पिग्मी है तो ये क्या करती है, भोजन एकत्र करने का काम करती है, सिर्फ अपना खाना इकट्ठा किया, खाना रखा, खाया पिया और सो गए। यानी कि इसमें से काफ़ी सारी जनजातियाँ क्या कर रही है, प्राथमिक क्रियाओं पर ही अभी तक वर्क कर रही हैं, उनका कोई सिविलाइजेशन अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है, वही आदिवासियों की तरफ वो रहती हैं वहीं। तो जनजातियाँ हैं ये इंपॉर्टेंट। तो पिग्मी जो अफ्रीका के अंतर्गत है, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी दक्षिण, वो 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में ये जो पिग्मी है ये निवास करती है। ठीक है, जो अफ्रीका की कांगो नदी है उधर उसके आसपास, कसाई नदी के आसपास जो उच्च भूमि क्षेत्र है वहां पर ये रहती है। दूसरा देखो क्या है, एस्किमोज। एस्किमो नाम तो आप सबने सुना ही होगा, एस्किमो है ना। तो जो ये एस्किमोज है ये कहाँ रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है ठंडे इलाके में रहते हैं, ठंडी जगहों पर ये रहते हैं एस्किमोज। टुंड्रा प्रदेश के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ ये रहते हैं। जो इनका जो इग्नू सा बना के नहीं रहते, बर्फ का जो एक, बर्फ की क्यूब्स का जो एक घर बना के रहते हैं, पढ़ा भी है। सील मछली का आखेट करते हैं, तो ये स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किनके बारे में है, ये एस्किमोज। हार्पुन नामक का आपने औजार पढ़ा होगा, जब ये मछली पकड़ते हैं उससे, तो ये जो है एस्किमो क्षेत्र के लोग हो गए। फिर खिरगिज कहाँ की है, मध्य एशिया की है। ठीक है, खिरगिज जो है यूएसएसआर का पुराना भाग है, जो खिरगिज है वो यूएसएसआर का पुराना भाग है, और ये अब मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो जनजाति है ये पाई जाती है। तो बहुत सारी ऐसी जनजातियां होती हैं जो क्या करती है, सिर्फ आखेट करती है, और आखेट करके अपना भोजन का मतलब जमा करती है और खाती है। जैसे पिग्मी हो गया, सेमांग हो गया, सकाई हो गया, बुशमैन हो गया, एस्किमो हो गया, ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ खाना इकट्ठा करते हैं, खाते पीते और सो जाते हैं। कुछ होती है जो पशुचारक जनजातियां होती है ना, पशुओं को पालती हैं, पशुओं का ध्यान रखती हैं। तो अभी एक कौन सी है, याकूत। ये याकूत कहाँ पर है, ये साइबेरिया, ये भी बर्फीले क्षेत्र के अंतर्गत है। याकूत भी कहाँ है, बर्फीले क्षेत्र के अंतर्गत, कहाँ पर है, साइबेरिया के अंतर्गत है। और अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास लैप्स। लैप्स कहाँ पर, स्कैंडिनेविया क्षेत्र में। स्कैंडिनेविया कौन से, स्कैंडिनेविया देशों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि हमारे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये क्या है, स्कैंडिनेविया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में एनु कहाँ की है, जापान की है। एनु का दूसरा नाम आइनू भी है, कई जगह पर एग्जाम में आइनू भी आपको देखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद में मसाई, मसाई कहाँ की है? पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। ये जो मसाई है कहाँ की? पूर्वी अफ्रीका। और मसाई एक पशुचारक जनजाति है, पशुचारक जनजाति है, पशुओं को पालती है ये। फिर उसके बाद में हम देखते हैं बद्दू, बद्दू कहाँ पर? अरब। फिर वेददा, वेददा कहाँ की? श्रीलंका। बोर, बोर कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका। फिर माओरी, माओरी कहाँ की? न्यूजीलैंड। तो अभी हमने इतनी सारी जनजातियां देखी। इसके अलावा भी मैं आपको बोल रही हूँ कि कम से कम 45 से 50 और जनजातियां हैं जो विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत शामिल की गई हैं। बहुत सारी हैं, सेमांग जैसे मलेशिया की हो गई, ओका इक्वाडोर की, बद्दू तो हमने पढ़ ही लिया, अरब की है, आइनू जापान हमने पढ़ ही लिया है ना। तो बहुत सारी इस तरह से है। हौसा जनजाति है, नाइजीरिया वाले एरिया में है, मूल निवासी है हौसा वहाँ के। तो आपको बहुत सारी दे रखी हैं, लेकिन ये वो हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो जितनी मैंने यहाँ पर वीडियो में बताई है वो तो आपको याद करनी करनी है। एक आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखोगे तभी ये सारी चीज़ें सार संग्रह देखने को मिलेगा, है ना। वीडियो देखोगे तभी मज़ा आएगा, 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा भी देखने को मिलती हैं। और बस वो थोड़ा सा सेटअप वगैरह सेट हो जाए, फिर तो आपकी लाइव क्लासेस भी लेंगे, जिस तरह से हमेशा लेते ही थे वैसे भी लेंगे। लेकिन एक बार आप पढ़िए। अब देखो कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, है ना। आप लोग पढ़ते होंगे, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भी इसको पढ़ा जाता है, इसको हर चीज़ में पढ़ा जाता है। वैसे तो ये जब भूगोल पढ़ते हो तो ये आर्थिक भूगोल का पार्ट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला ये पार्ट है। लेकिन इन क्रियाओं को हम, आप पबेड में भी इनको पढ़ोगे, इनको पढ़ना पड़ता है उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ों को। फिर मानव की आर्थिक क्रियाओं में तीन चार तरह के वर्ग होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या हैं? जैसे कि क्या करना? कच्चे पदार्थों को निकालना, उत्खनन के कार्य करना, खाद्य इकट्ठा करना, आखेट करना, पशुचारण करना, लकड़ी काटना, कृषि करना, मतलब कुछ भी जो अपने स्तर पर हम खोद खाद के कर सकते हैं। इन प्राथमिक क्रियाओं को क्या कहा जाता है? रेड कॉलर। जो ये काम करते हैं उन वर्कर्स को क्या कहा जाता है? रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है, लाल कॉलर, ठीक है। फिर द्वितीयक, सेकेंडरी क्या होती हैं एक्टिविटीज़? अब आपने चीज़ें इकट्ठी कर ली, आखेट करा, पशुचारण किया, लकड़ी को काटा, अब क्या करोगे? उन चीज़ों से काम की चीज़ें बनाओगे, है ना। जैसे लोहे से लोहा अयस्क तैयार करना। फिर उसके बाद में कपास है तो उससे सूती वस्त्र बनाना। यानी कि जो रॉ मटेरियल आपको मिला है उससे क्या करना? उच्च मूल्य का कोई भी सामान तैयार करना। वो एग्जैक्टली क्या होती है? द्वितीय क्रिया होती है। तो उसको क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। फिर है आपकी तृतीयक आर्थिक क्रिया। तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन, संचार, ये सब कौन सी क्रियाएं हुई? तृतीयक क्रियाएं हुई। तो यानी कि आपके जो ये टीचर्स वगैरह हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए? पिंक कॉलर वर्कर। यानी कि ये कौन से काम कर रहे हैं? पिंक कॉलर वर्कर इनको कहा जाता है। देन आपकी है चतुर्थ आर्थिक क्रिया, वाइट कॉलर। वैसे तो जनरली जब पढ़ते हैं तो इन सबको वाइट कॉलर में लिया जाता है, लेकिन अगर जब हम प्राथमिक क्रिया, आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे और उनको क्लासिफाइड करेंगे तो इस तरीके से इनको बांटा जाता है। चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं आपके कौन कौन से लोग जो क्या क्या कार्य करते हैं? विशेष प्रकार की कोई सेवा है, कुछ भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, इस तरह के जो सूचनाओं का उत्पादन है, इस तरह के जो काम है वो किस में आते हैं? चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आते हैं। फिर लास्ट की एक क्रिया है जिसका नाम है पंचम क्रिया, गोल्ड कॉलर वर्कर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखा है? गोल्ड कॉलर। गोल्ड कॉलर में कौन कौन आएगा? जो बौद्धिक क्रियाएं होती हैं, है ना, जो अनुसंधान का काम होता है, जो सूचना संसाधन के और प्रसारण के काम होते हैं, यानी कि जो उच्च स्तर पर पेशेवर कार्य होते हैं, साइंटिस्ट हो गए, कोई धार्मिक प्रचारक भी है, या और भी कोई अनुसंधान है सूचना देने के लिए कुछ भी, वो कौन से होते हैं? गोल्ड कॉलर। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसका जो फर्स्ट है ना, RBPWG, तो ऐसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको याद में रहेंगे। RBPWG, रेड, ब्लू, पिंक, वाइट और गोल्ड। तो वीडियो को पूरा देखा करो ताकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो भूगोल की आपकी मैं बताती हूँ आपको पता चले। और वीडियोस में वही जानकारी है, फालतू आपको भी टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है ना, वही दिया जाए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता ही है कि जो ये चैनल है आप लोगों के लिए ही वापस से इसको एक्टिव किया गया है, अदरवाइज़ ऑफलाइन क्लास में तो आप पढ़ ही रहे थे। तो ये क्लासेस आप देखें ध्यान से, आप इनको पढ़ें। और ग्रुप भी बना रखा है टेलीग्राम पे, वहाँ PDF वगैरह शेयर कर देते हैं, ये नंबर है। कोई क्वेरीज हो, कुछ भी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे पूरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को,
और अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।